पांडे जी, हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। इस संदर्भ में मेरी जिज्ञासा ये है कि इस आंदोलन की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे क्या सोच था और क्यों ये इस रूप में ये आकाशवाणी सामने आया, इस संग्रहालय पर की भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है। प्रकाश डालने की कृपा करें। चतुर्वेदी जी, आपको याद होगा सन 1914 से 1918 तक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एक ओर, बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया, जर्मनी दूसरी ओर, इनके महायुद्ध को पहले महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। उस महायुद्ध में भारत की जनता ने धन से और जन से बेहद सहयोग दिया था ब्रिटिश राज्य को। गांधी जी ने भी उस समय, उनकी ये धारणा थी कि ये विपत्ति में पड़े हुए हैं, इसलिए इनको पूरी सहायता देनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें फौज में भर्ती होना चाहिए और अंग्रेज सरकार को मदद देना चाहिए उनकी इस विपत्ति में। पंजाब का कोई घर नहीं ऐसा था कि जहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति फौज में भर्ती ना हुआ हो और वहाँ वीर गति को प्राप्त ना हुआ हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो। सभी ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ उस महायुद्ध को जीतने के लिए दी थी। देश ने भी मिलजुल कर के, जिसमें लोकमान्य तिलक भी छूट करके जेल से आ गए थे, मांडले जेल से 6 वर्ष की सज़ा भुगतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे वो, और देश के बड़े बड़े नेता जो उस समय थे विद्यमान, गोखले जी की मृत्यु हो चुकी थी, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जो और लोग थे बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलजुल करके कहा कि हम आपस में मिलकर के एक संधि प्रस्ताव कर लें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम मांग रखें कि हम दोनों ने मिल करके एक डिमांड बना ली है अपनी, उसको आप स्वीकार करें। आज़ादी के बारे में। आज़ादी के बारे में लखनऊ में 1916 में कांग्रेस हुई और वहाँ एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक सुलहनामा हुआ, मुआहदा हुआ, और उन्होंने अपनी सम्मिलित मांग को अंग्रेज सरकार के सामने पेश किया। अंग्रेज सरकार ने उस ओर कोई ध्यान उस वक्त दिया नहीं, खाली वादे करते रहे कि हम इस पर विचार करेंगे, इस समय हम मुसीबत में हैं, इस समय तो आप पूरी शक्ति के साथ हमको युद्ध में सहयोग देने का प्रयत्न करते रहे। लोग ये समझते थे कि इसके बाद विचार होगा, और हमने जिस तरह से इनको सहयोग दिया है और जिस तरह से हमारे लाखों आदमी फ्रांस के मैदान में कटमरे और हम में से, क्योंकि उस समय ये था कि एक वार फंड निकला था जिसमें हर परिवार को 8.5 रुपया देना ही पड़ता था, और नहीं देता था तो उसके घर का सामान कुर्क हो जाता था, नीलाम हो जाता था। छोटे छोटे मैंने देखा अपने गांव में कि लोगों के बर्तन, मामूली बर्तन, एल्यूमिनियम वगैरह के, ये सब बाहर निकाल करके कढ़ाई वढ़ाई नीलाम कर दी गई, क्योंकि उनसे 8.5 रुपया वसूल करना था। तो इस तरह से, यानी वो चंदा नहीं था बल्कि लगान थी, लगान से था, वार टैक्स था एक तरह से। उसके बाद क्या हुआ, जब सब लोगों ने, जब सब आशान्वित थे, तो जो सुधार इन्होंने 1919 के दिए, उसमें किसी तरह का कोई अधिकार भारत के लोगों को नहीं दिया। ना असेंबली में, ना केंद्रीय असेंबली में, ना काउंसिल में किसी तरह के कोई अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को नहीं दिए गए। इससे एक बड़ी निराशा हुई। उस निराशा के सिलसिले में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने उसको दबाने के लिए देख रहे थे कि देश में एक असंतोष बढ़ रहा है, असंतोष की भावना एक विराट रूप ले सकती है, लिहाजा उसके दमन के लिए इन्होंने राउलट बिल एक केंद्रीय असेंबली में पेश किया। राउलट बिल के मुताबिक तो व्यक्तिगत अधिकार लोगों के सब छीन लिए गए। सब ने मिलकर, जितने जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो किसी दल के हों, सब ने उसका घोर विरोध किया, लेकिन उनके घोर विरोध के बावजूद बिल पास हो गया और उसको स्वीकृति मिल गई, और वो एक्ट की शक्ल में, राउलट एक्ट की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में घोषित कर दिया गया।
जब ऐसा हुआ तो फिर एक घोर निराशा चारों तरफ व्याप्त थी। कांग्रेस के जो नेता थे वो ये सोच रहे थे कि हम फिर कोई डेलीगेशन लेकर के जाएं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरों के सामने फिर उनसे दरख्वास्त करें कि आपने क्या किया, हम तो कुछ सोच रहे थे, हमने इतनी सहायता दी, इतनी मदद दी, हमने एकता के साथ अपनी मांग भी आपके सामने रखी और वो सब ठुकरा दी गई और आपने एक रॉलेट एक्ट की शक्ल में एक नया दमनकारी कानून, काला कानून हमारे ऊपर लाद दिया। जबकि और सब लोग तो विलायत में अपने दरख्वास्त देने और डेलीगेशन भेजने की बात कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसके मुकाबले के लिए हमें सत्याग्रह का अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया और ऐलान करने के बाद जगह जगह कहा, जगह जगह सत्याग्रह कमेटी बनानी चाहिए। सत्याग्रह कमेटियाँ बनी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम अहिंसात्मक तरीके से अब विरोध प्रकट करेंगे इस काले कानून के खिलाफ। और इसके लिए गांधी जी ने सामूहिक रूप से 6 अप्रैल को से और 13 अप्रैल तक के लिए एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की घोषणा की। सन 21 में सब हुआ? नहीं, सन 19 में हुआ। 19 में ही? हाँ, लड़ाई खत्म होते ही सन 19 में ये हुआ। सन 19 में ये हुआ और उसके बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं तो उस दिन 6 अप्रैल के दिन मैं छिंदवाड़े में था जी। मैंने देखा कि लोग नहीं समझते थे कि पूरे भारत में कोई सामूहिक एक्शन हो सकता है, लेकिन छिंदवाड़े के छोटे से शहर में पूरी हड़ताल थी। सुबह से शाम तक उपवास रखने का भी विधान था। कहीं किसी घर में चूल्हा नहीं जला, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो। और पूरे देश में यहाँ तक कि गांव-गांव में किसानों के ने हल नहीं चलाए, अपने फसल नहीं काटी, अपनी फसल को खलिहान में नहीं लाए। पूरे देश ने एक मत से हड़ताल का आयोजन किया। वो पहला अवसर था जब पूरे देश ने गांधी जी की आवाज़ पर एक साथ एक कदम उठाया। उससे गांधी जी को संतोष हुआ, देश को भी ऐसा लगा कि हम में शक्ति है, हम सामूहिक एक्शन ले सकते हैं। संगठन की बात पैदा हुई। उसके बाद फिर 13 अक्टूबर को इत्तेफाक से बैसाखी का दिन था। पंजाब में बैसाखी का महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, स्त्री पुरुष बच्चे, हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी सब इकट्ठा हुए। वो जश्न का दिन था उनके। साथ साथ गांधी जी की आवाज़ थी उस दिन लोग उपवास रखें और उस दिन भी हड़ताल की योजना थी। अकस्मात जलियांवाला बाग, कभी आप गए हो वहाँ देखा हो तो केवल एक ही रास्ता वहाँ जाने का है, उसी से लोग उस छोटी सी गली से होकर के वहाँ जाते हैं। तो जनरल डायर थे, उनके अंतर्गत एक सेना भेजी गई मशीन गन लेकर के कि वो जाएं और वहाँ जा कर के विद्रोही इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ एक क्रांति की बात कर रहे हैं, उनको उचित सज़ा दी जाए। किसी तरह से इनकी गाड़ी छोटी सी गली से होकर के वहाँ पहुँची। एक ही दरवाज़ा था, वहाँ जा कर के इन्होंने बगैर किसी ऐलान के कि अगर 10, क्योंकि ऐसा किया जाता है जब भी कोई गैर कानूनी सभा होती है कि 10 मिनट के भीतर लोग तितर बितर हो जाएं, वो भी कुछ नहीं कहा, एकदम फायरिंग की आज्ञा दे दी। अब स्त्री पुरुष बच्चे क्या करें? वहाँ एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े। उसमें से करीब कोई 600 आदमी वहाँ पर, उसमें से कुआं भर गया। उसके बाद लोगों को पानी नहीं था जिसमें वो डूब सकते, और लोग ऊपर लोग जिंदा थे, नीचे लोगों की लाशें थी। कहीं भागने का रास्ता नहीं था, जिधर भागते थे उधर गोलियां उनका निशाना बनाती थी। लोगों के सूत्रों के अनुसार तो करीब 1000 आदमी मारे गए, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक कोई 1500 आदमी जख्मी हुए और 1500 के लगभग 500 आदमी मारे गए। उसके बाद जो लोग बचे घायल थे उनकी कोई, वो तो चले गए। उसके बाद डायर के आदमी, शहर में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया, कर्फ्यू का ऐलान हो गया। अब जिन लोगों के घरों के आदमी वहाँ गए थे मीटिंग में, वो वहाँ कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, किसको ढूंढें, कहाँ जख्मी को लाएं, किस डॉक्टर से बात करें। ऐसी परिस्थिति हो गई
कि जैसा कि लगता था कि एक साक्षात काल यहाँ उतर आया। उसके बाद जो अत्याचार हुए पूरे पंजाब में, जिस पंजाब ने सबसे ज्यादा सहयोग सब दिया में युद्ध ज़्यादा में। सहयोग दिया, लाखों पंजाबी आकाशवाणी जिनके लिए संग्रहालय की कट मरे, रिकॉर्डिंग है। हिंदू और मुसलमान और सिख तीनों तीनों की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। घायल लोग बिना किसी दवा दारू की किसी उसके वो भी मौत के घाट उतर गए। हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, बच्चे भी मरे, स्त्रियां भी मरी, पुरुष भी मरे। उसके बाद कोई भी आदमी जो भी मिलता उसको पकड़ करके नंगा करके टिकटी उन्होंने खड़ी की थी बाजार के बीच, उनको कोड़े लगाए जाते थे। विद्रोही, पूरे पंजाब को विद्रोही मान लिया गया और उनको सजाएं दी जाने लगी। अमृतसर में एक गली ऐसी थी कि जहाँ कुछ लोगों ने एक महिला डॉक्टर आ रही थी अपनी बग्घी में एक गली से, तो उस गली में लोग कुछ हटे नहीं, उनकी गाड़ी रुकी और उन्होंने लोगों को चाबुक मारा। इस पर लोगों ने उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। तो फौजी अधिकारियों ने ऐलान कर दिया कि इस गली में से जो भी आदमी आएगा उसको पेट के बल रेंग करके गली पार करनी पड़ेगी। ये गवाहियाँ जब कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी के सामने जब गवाहियाँ ली गई तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने जब यहाँ का किस्सा सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। एक महिला जिनके जो लगभग 7 मास की गर्भवती थी, जब वो उस गली में अचानक पहुंच गई तो उनसे कहा गया फौजी अधिकारियों ने कि आप पेट के बल रेंग करके जाइए। थोड़ी दूर वो पेट के बल रेंगी, उसके बाद हाफ करके रुक गई। उससे कहा, उसको ठोकरें मारी गई कि नहीं चलना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुको नहीं। आखिर में नतीजा ये हुआ, थोड़ा और वो चली, फिर बिल्कुल लस्त हो गई थक करके। जब नहीं आगे बढ़ सकी तो इन्होंने, एक अंग्रेज सैनिक ने उसके पेट में जोर से लात लगाई, पेट फट गया। छोटा सा बालक जो 7 महीने का था वो गर्भ से निकल के बाहर आ गया और उसके बाद बूट की ठोकरों से उसकी लाश को नाली की तरफ कर दिया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने जब ये बयान सुना, चश्मदीद बयान, आकाशवाणी संग्रहालय की तो वो अपने को रिकॉर्डिंग है। रोक नहीं सके, वो रोने लगे। कोई किसी सभ्य आदमी की चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे वो लाख लाख रुपया इनकम टैक्स क्यों न देता हो, उसको पकड़ लिया गया। राय बहादुर और सरदार बहादुर और खान बहादुर, किसी की इज्जत नहीं की गई, सबको एक तरह से उनको व्यवहार किया गया। गांधी जी की आत्मा बेचैन हो गई। दिल्ली में भी बजाय वो समझे थे कि 30 ही तारीख से 31 तारीख से ही ये सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उन्होंने यहाँ पहले ही हड़ताल कर दी थी। परिणाम स्वरूप यहाँ भी गोलियाँ चली, स्टेशन में लोग मारे गए। पहले घंटाघर था चांदनी चौक के पास, अब तो घंटाघर नहीं है, वो घंटाघर था, वहाँ भी बहुत से लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और वो जनसभा, चूँकि बाहर तो कर्फ्यू था, जनसभा जामे मस्जिद के भीतर की गई और जामे मस्जिद के मिंबर पर, जहाँ से रिलीजियस हेड जो होता है वो अपना उपदेश देता है, वहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी को उस मिंबर पर खड़े होकर के व्याख्यान देने के लिए लोगों ने, मुसलमानों ने प्रार्थना की। एक अजीब दृश्य था एकता का, हिंदू मुस्लिम सिख एकता जैसे मूर्तिमान होकर के सारे देश में व्याप्त हो गई थी। जगह जगह जो भीषण यहाँ हत्याकांड हुए उसके विरोध में लोगों ने हड़तालें भी की। बम्बई में भी हड़ताल हुई, कुछ वहाँ भी कुछ हिंसा की घटनाएं हुई। गांधी जी ने 5 दिन का उपवास रखा हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए। ये हिंसा से हमारी शक्ति बढ़ती नहीं है। हिंसा और दमन को अगर हम हिंसात्मक तरीके से रोकें तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, जनता की शक्ति बढ़ेगी, व्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, ताकि हम मुकाबला कर सकें। और उसके बाद अमृतसर में दिसंबर में कांग्रेस हुई, वहाँ भी जो नरम दल के लोग थे उन्होंने फिर वही बात की कि भाई ये जो हमको सुधार दिए गए हैं, इन सुधारों पे हमको अमल करना चाहिए और इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो सकता है इनसे इनकार नहीं करना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रस्ताव, सभी दिग्गज नेता यहाँ इकट्ठा हुए। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे उसके, अमृतसर कांग्रेस के, और कुछ प्रस्ताव पास हुए। लेकिन वो प्रस्ताव, उसमें हम जो पंजाब में जो हत्याकांड हुआ उसकी भी आलोचना, उस बर्बर कांड की आलोचना की गई और ये भी तय हुआ कि एक डेलीगेशन भी जाए
लंदन में, वहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिले और उनके सामने अपनी बातें रखी। तो ये तमाम भूमिका थी। गांधी जी ने अपना वही रुख रखा कि सत्याग्रही लोग एनरोल होते जाएं, जगह जगह सत्याग्रह कमेटियाँ बनी। उस सत्याग्रह कमेटियों में ये हालत थी कि जिस देश में हिंदू किसी मुसलमान का छुआ हुआ जल नहीं पी सकता था, वहाँ लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे के हाथ से पानी पी रहे हैं, और ऐसा लगता था कि छुआछूत बिल्कुल मिट गई हमारे देश से। ऐसी स्थिति चारों तरफ दिखाई देने लगी थी। अब प्रश्न आया, 1920 का वर्ष प्रारंभ हुआ। 1920 के वर्ष में इसी बीच में ऐसा हुआ, 1919 की जो वारसाई की संधि हुई, उस संधि के मुताबिक उन्होंने तुर्की के ऊपर बहुत बड़ा हर्जाना दिया और वहाँ से खिलाफत को ही समाप्त कर दिया। खिलाफत की समाप्ति के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक बड़ी ज़बरदस्त बेचैनी फैली और एक खिलाफत कमेटी बनी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद में अप्रैल के महीने में। 1920 के इलाहाबाद में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी लोग उसमें आए और आकर के उन्होंने एक स्वर से ये प्रस्ताव किया कि गांधी जी ने जो अहिंसात्मक असहयोग का मसविदा देश के सामने रखा है, उस मसविदे को वो कांग्रेस के सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस के सामने जब आएगा तब आएगा खिलाफत कमेटी एक मत से गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन को स्वीकार करती है और पूरी तरह से उनको सहायता देने के लिए तैयार है। गांधी जी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। मुंबई में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को खुद बुलाया अपने यहाँ और बुला करके उनसे कहा कि हम पूरी तरह से मुस्लिम जनता आपके साथ सहयोग देने को तैयार है और हम पूरी तरह सहयोग देंगे। कांग्रेस अगर ना भी आपके साथ आए तो हम आपके साथ आते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आश्वासन था और उन्होंने निश्चय किया, मुसलमानों से अपील की कि इस ईद बकरीद के मौके पर कोई गाय गोकुशी नहीं होगी पूरे देश में। अब वो पहला साल था कि जब पूरे देश में कहीं एक भी गाय नहीं कटी। एकता का ये स्वरूप था उस समय। एकता का वो स्वरूप था। जब कलकत्ते में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होने वाली थी तो वहाँ एक गोरक्षा सम्मेलन भी किया गया। तो वहाँ के जब लोग आए गांधी जी के पास कि आप उस गोरक्षा सम्मेलन में चलें, कहने कि नहीं, वहाँ मेरा काम नहीं है, वहाँ शौकत अली को ले जाओ। और शौकत अली ने वहाँ जा कर के लोगों से कहा कि मुसलमान जनता एक गोकोशी बिल्कुल बंद करती है, एक भी गाय नहीं कटेगी इस देश में। गांधी जी का जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था वो ये पंच बहिष्कार का कि अदालतों का बहिष्कार किया जाए, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए, जो टाइटल लोगों को दी जाती हैं उन टाइटलों का बहिष्कार किया जाए, लोग अपनी टाइटलें छोड़ें, और असेंबली और काउंसिल का सदस्यता इनका बहिष्कार किया जाए और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी ने यह भी कहा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए तो राष्ट्रीय विद्यापीठ कायम किए जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, विकल्प उसका, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें तो उसके साथ साथ खादी का उत्पादन बढ़ाएं और खादी को चरखे चलाए जाएं। चरखे के लोप करने के साथ साथ इस देश में गुलामी आई और उसी के द्वारा अब हमको मुक्ति का रास्ता खोजना है उसके लिए। इसी तरह से अदालतों का बहिष्कार किया जाए तो गांव-गांव में पंचायतें कायम की जाएं, ज़िला पंचायत कायम की जाए, सारे मुकदमे इनके ज़रिए तय हों। तो हर चीज़ का एक ध्वंसात्मक और एक रचनात्मक पहलू, गांधी जी ने दोनों पहलू एक साथ लोगों के सामने रखे। तो जगह जगह राष्ट्रीय शालाएं खुल गईं। लेकिन इसके साथ साथ देश किधर जा रहा है, खलबली मची। गांधी जी का प्रभाव लोगों ने देख लिया था। एक नेता है, एक छत्र नेता है जिनके पीछे सारा देश चलने को तैयार है और देश के सभी वर्ग चलने को तैयार है। दूसरे किसी नेता में इतना दमखम नहीं था कि वो खड़ा होकर गांधी जी का विरोध कर सके, लेकिन फिर भी ऐसे तत्व थे।
तो निश्चय हुआ कि सितंबर के महीने में कलकत्ते में स्पेशल कांग्रेस की जाए, विशेष अधिवेशन कांग्रेस की। उसके लिए लाला लाजपत राय को, जो विदेशों में रह रहे थे और इस बार भारत आने का उनको मौका मिला, अनुमति मिली, तो भारत आए और उन्हीं को एक मत से वहाँ का अध्यक्ष बना दिया। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग। वहाँ आपस में कुछ मतभेद भी था। मतभेद इस बात में था कि लोग नहीं चाहते थे कि लेजिस्लेचर का बहिष्कार किया जाए, लोग नहीं चाहते थे कि शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया जाए। बाकी और बहिष्कारों के पक्ष में थे, मगर इन दो चीज़ों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। तो चुनांचे कलकत्ते में तीव्र विवाद हुआ। लाला जी की सहमति विरोध पक्ष के साथ थी। CR दास विशेष रूप से विरोधी दल के नेता थे। काफ़ी वक्तताएं हुई, लेकिन अंत में गांधी जी का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन वो प्रस्ताव से गांधी जी को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसके विरोध में भी लगभग 800 मत आए। तब फिर ये हुआ कि आखिरी फैसला, अंतिम फैसला होगा नागपुर की अधिवेशन में। नागपुर के अधिवेशन के लिए पहले लोकमान्य तिलक को चुना गया था कि आप इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन वो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के पूर्व ही दिवंगत हो गए। तो विजय राघवाचार्य को, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, सेलम के रहने वाले पुराने एडवोकेट, जिनको एक मरतबा लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा मिली थी, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट से केवल 2 वर्ष की सज़ा रह गई थी, वो मुक्त हो गए थे राजनीतिक अपराध के लिए। तो वो भी बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत उम्र भी उनकी बहुत थी, 80 वर्ष के लगभग उनकी आयु थी। तो पुराने कांग्रेसी थे। तो नागपुर में अधिवेशन हुआ। जैसा मैंने कहा, नागपुर का अधिवेशन तो मैं भी गया था। दास साहब कोई स्पेशल ट्रेन लेकर के गए बंगाल से डेलीगेटों की, कि जो विरोध करेंगे गांधी जी के अहिंसात्मक प्रस्ताव के इन 2 अंशों का। देशबंधु चित्तरंजन दास बड़े भारी नेता थे, बहुत बड़े वकील थे, देश के चोटी के वकीलों में से थे, बैरिस्टरों में से, और बड़ा मान सम्मान उनका था, बंगाल में बड़ा असर था उनका। तो वहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक ज़बरदस्त भूमिका निभाई। उन्होंने लाला लाजपत राय से बातचीत की, उन्होंने देशबंधु दास से बातचीत की, और अंत में इन दोनों को राजी कर लिया कि देशबंधु प्रस्ताव, गांधी जी अहिंसात्मक सहयोग का, पंच बहिष्कार का प्रस्ताव देशबंधु पेश करेंगे और लाला लाजपत राय उसका समर्थन करें। सुंदर ये व्यवस्था हो गई। ये मोतीलाल जी की जो उनकी जो कूटनीतिक बातें इन लोगों के साथ हुई, काफ़ी देर तक समझाया उन्होंने। मालवीय जी तो नहीं सहमत हुए, लेकिन ये दोनों, क्योंकि इन्हीं का जोर था ज़्यादा। लाला जी का भी, पंजाब के पूरे डेलीगेट उनके साथ थे, और देशबंधु दास के साथ भी बहुत से डेलीगेट आए थे वहाँ से, जो उनका पक्ष आंख मूंद कर उनका पक्ष समर्थन करने को तैयार थे। लेकिन वहाँ तो सारा नक्शा बदल गया। वहाँ कर्नल वेजवुड बेन आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, और ड्यूक ऑफ कैनाट आए थे, वो भी उसमें शरीक हुए थे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस ने एक स्वर से प्रस्ताव पास किए। छोटा ही बालक सा था मैं तो, लेकिन थोड़ी सी घटनाएं, जब जिन्ना साहब ने मिस्टर गांधी अपनी स्पीच में कहना शुरू किया, तो लोगों ने कहा से महात्मा गांधी। तो खैर उन्होंने महात्मा गांधी कह दिया। उसके बाद जब उन्होंने मोहम्मद अली का जिक्र किया, तो मिस्टर मोहम्मद अली कहने से मौलाना मोहम्मद अली, तो जिन्ना कहने लगा आई रिफ्यूज टू कॉल हिम मौलाना। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ कांग्रेस के बीच में चलती थी। मालवीय जी ने, जिन्ना साहब ने, इन लोगों ने, और जो लिबरल लोग जो कांग्रेस में थे, उन्होंने प्रस्ताव का धीमे स्वरों में विरोध किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 16,000 आदमी जो थे डेलीगेट कांग्रेस के, वो तुले हुए थे कि हम गांधी जी के पक्ष समर्थन करेंगे। और जो दिग्गज लोग थे, लाजपत राय और देशबंधु दास, वो खुद प्रस्ताव को पेश कर रहे थे और समर्थन दे रहे थे उसको। तो वहाँ एक वातावरण बिल्कुल बदल गया। एक स्वर से लोगों ने प्रस्ताव पास किया, और गांधी जी के हाथ में बागडोर दे दी गई नेतृत्व की, कि गांधी जी इस तरह से आदेश देंगे, उस तरह से लोग काम करेंगे, उस तरह से चीज़ें चलेंगी। पंडित, यहाँ एक सवाल मेरा करने का मन है कि उस समय जब ये सब चल रहा था देश में, उस समय आप कहाँ थे, और उस समय आपने इस माहौल में क्या किया? वो तो मैं कल बता चुका हूँ कि मैं
मैंने उस पर भाग लिया। बीच में गांधी जी के आश्रम में भी गया जी। और वहाँ से सत्याग्रही कैसे जीवन बिताते हैं उसकी शिक्षा लेकर के आया। खादी के और चरखे सूत निकालने और पोनी बनाने और उसकी सारी प्रक्रिया मैंने सीखी वहाँ पर। और छुआछूत की भावना जो मेरे मन में थी वो वहाँ दूर हो गई। निकली। और फिर यहाँ मैं काम करने लगा और काम हमारा वही था कि शराब की दुकानों पर पिकेटिंग और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग, जुलूस निकालते थे। रोज़ वहाँ पर प्रभात फेरी निकलती थी, शाम को जुलूस निकलते थे। हम लोग नए नए गीत लोगों ने बनाए थे, कई देशभक्ति से भरी हुई कविताएं लोगों में व्याप्त हो गई थीं। तो कई लोग पढ़ते थे जुलूसों में और एक वातावरण बनता था इस तरह का। उसमें स्त्रियां भी शामिल होती थीं, लड़के भी शामिल होते थे, वॉलंटियर्स की संख्या भी बढ़ती जाती थी। बाज़ दफ़ा कुछ अनोखे अनुभव भी होते थे, जैसे कि मैं व्याख्यान देने लगा, मैंने कहा कि शराब की भट्टी पर पैर रखना भी, जो पैर रखेगा वो नरक में जाएगा। बच्चा था मैंने व्याख्यान में अपने कहा। तो एक शराबी शराब पीते हुए कहने बोले, क्या बात कही है बेटा तूने, अरे खाने पीने की चीज़ में कोई पैर रखेगा तो उसके तो सारे पुरखे नरक में जाना चाहिए।